अच्छा, ध्यान दीजिए। आज आप लोगों को बताएंगे यूपी बोर्ड परीक्षा में पूछे गए कुछ महत्वपूर्ण निगमन। ये जो निगमन हैं जिनको आज हम बताने जा रहे हैं, यूपी बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और इनको आप यूपी बोर्ड परीक्षा के एग्ज़ाम में, परीक्षा कक्ष में कैसे अच्छी तरह से लिखेंगे, कैसे शार्ट नोट के रूप में उसको देंगे ताकि उत्तर पूरा संतोषजनक हो, और किस तरह से इस निगमन को आप अच्छी तरह से भली भांति याद रख सकते हैं परीक्षा में लिखने के लिए, हर बिंदु पर हम चर्चा करेंगे। बस ये है कि वीडियो को आप लास्ट तक देखिए, हर बात को बताएंगे। जहाँ कहीं आपको कोई बात समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट करके आप पूछ सकते हैं कि यहाँ ये चीज़ समझ में नहीं आई। हम अपने तरफ से पूरा प्रयास करेंगे कि आपको हर पॉइंट अच्छी तरह से समझाएं, और विश्वास है कि यह जो निगमन आपको यूपी बोर्ड परीक्षा के हिसाब से बताने जा रहे हैं, अध्यायवार चैप्टर, एक एक चैप्टर करके, निश्चित ही ये यूपी बोर्ड परीक्षा में आपको सफलता की कुंजी को आपके हाथ में देंगे। इसके लिए मेरा प्रयास है कि आपको अच्छी तरह से हर चैप्टर्स के जो महत्वपूर्ण निगमन हैं आपको बताएं, समझाएं, ताकि अगर लॉकडाउन में आपका स्कूल बंद है, नहीं पढ़ पाए हैं, तो इस महत्वपूर्ण निगमन को आप देख करके वीडियो के माध्यम से, हमको विश्वास है कि इसका लाभ उठा सकते हैं, और जो पढ़ाई आपकी बाधित हुई है उसकी कमी को इस वीडियो के माध्यम से पूरा किया जा सकता है। आज आपको बताएंगे अध्याय 1, वैद्युत क्षेत्र तथा आवेश, अध्याय का नाम है। और यह जो है कोई बात है, यह जो है कक्षा 12 का भौतिक विज्ञान का अध्याय 1 का निगमन बताने जा रहे हैं। यह कक्षा 12 का है। यूपी बोर्ड में जो अध्याय 1 से महत्वपूर्ण निगमन पूछे जाते हैं, उनमें से आज एक निगमन के बारे में चर्चा करेंगे। कक्षा यहाँ लिख दे रहे हैं, यह क्लास 12 का, कक्षा 12 है और भौतिक विज्ञान का, भौतिक विज्ञान, कक्षा 12 भौतिक विज्ञान के अध्याय फर्स्ट का आपको निगमन बताने जा रहे हैं। इसमें क्वेश्चन कैसे पूछेगा, एक ही क्वेश्चन कई तरह से घुमाकर पूछता है। क्वेश्चन हम बोल रहे हैं, आप ध्यान से सुनिए। इसमें पूछेगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से क्या तात्पर्य है। वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। इसी सवाल को ऐसे भी पूछ सकता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का क्या तात्पर्य है, इसका मात्रक लिखिए, और वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अनुप्रस्थ स्थिति में व्यंजक प्राप्त कीजिए। देखिए यहाँ दो शब्द हैं, अनुदैर्ध्य, निरक्षीय स्थिति और अनुप्रस्थ स्थिति। ये दोनों बातें कही हैं, चाहे निरक्षीय स्थिति कहे या अनुप्रस्थ स्थिति कहे, ख्याल रखिएगा। अगर अक्षीय स्थिति कहेगा और अनुदैर्ध्य स्थिति कहेगा तो वह अलग स्थिति होगी। अनुदैर्ध्य और अक्षीय का मतलब एक है, निरक्षीय और अनुप्रस्थ का अर्थ एक है। तो चाहे अनुप्रस्थ स्थिति में पूछे या निरक्षीय स्थिति में पूछेगा तो इसका मतलब एक ही होगा। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक कैसे प्राप्त करेंगे।
तो इसमें कुछ पॉइंट हैं। जैसे क्वेश्चन हम बोले कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का क्या तात्पर्य है। पहले तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है इसको समझिए। इसको समझने के लिए अगर यह छोटा सा सूत्र आप याद रखें, परिभाषा इसी में छुपी है। F बल है, E वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है और Q आवेश है। अब आप सोच रहे होंगे कि E के ऊपर क्यों तीर का निशान लगा रहे हैं, F के ऊपर क्यों तीर का निशान लगाए हैं, Q पर तीर का निशान नहीं लगाए हैं। तो बल सदिश राशि है, सदिश राशि को दिखाने के लिए उसके ऊपर तीर का निशान लगाया जाता है। और जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है यह भी सदिश राशि है, इसलिए इन दोनों के ऊपर तीर का निशान लगाए हैं। और जो आवेश है यह अदिश राशि है, इसलिए इसके ऊपर तीर का निशान नहीं लगाया। तो हम चर्चा कर रहे थे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा की। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का क्या तात्पर्य है। तो ये हम आपको बता रहे थे कि ये छोटा सा सूत्र E = F/Q अगर आप याद रखते हैं तो परिभाषा इसी में छुपी है। कैसे परिभाषा आप कहेंगे या लिखेंगे या बोलेंगे या समझाएंगे, किस तरह से। तो वैद्युत क्षेत्र में यह E है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसी के आधार पर आप बोलेंगे किसी वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर स्थित परीक्षण आवेश, Q को परीक्षण आवेश बोलते हैं। वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर स्थित परीक्षण आवेश पर लगने वाला वैद्युत बल, बल नहीं वैद्युत बल बोलेंगे, यहाँ जो बल है वैद्युत बल है। फिर से सुनिए, वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर स्थित परीक्षण आवेश और उस बिंदु पर लगने वाले, परीक्षण आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल की निष्पत्ति को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। निष्पत्ति का मतलब अनुपात होता है। E = F/Q। किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र में स्थित परीक्षण आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल और परीक्षण आवेश की निष्पत्ति को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। कभी कभी पूछ देता है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक भी बताइए। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक इसी सूत्र से आप निकाल सकते हैं। बल का मात्रक होता है न्यूटन, आवेश का मात्रक होता है कूलाम। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक हो गया न्यूटन प्रति कूलाम। यह वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा आपको बताए, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक बताए। अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पता करने जा रहे हैं निरक्षीय स्थिति में, अक्षीय नहीं निरक्षीय स्थिति में। अक्षीय स्थिति का भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का पता किया जाएगा, उसको भी बताएंगे, लेकिन चूंकि यह महत्वपूर्ण है इसलिए पहले इसी को बताना हम उचित समझ रहे हैं। तो इसमें एक शब्द आता है वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव। किसी किसी किताब में विद्युत द्विध्रुव भी लिखता है, विद्युत द्विध्रुव। वैद्युत या विद्युत एक ही बात है, वैद्युत कहा जाए या विद्युत कहा जाए। तो निगमन करने से पहले आप यह जानिए कि वैद्युत द्विध्रुव है क्या, जिसकी वजह से निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करने जा रहे हैं। तो वह वैद्युत द्विध्रुव क्या है, थोड़ा सा शब्द पर ध्यान दीजिए। वैद्युत द्विध्रुव, द्विध्रुव ऐसे एक ही में लिखा गया है, लेकिन इसको अगर आप अलग अलग करें तो द्विध्रुव लिखा है एक ही में ऐसे, द्विध्रुव ये शब्द है, लेकिन हम अलग किए हैं थोड़ा सा आपको समझाने के लिए। द्विव का मतलब दो होता है,
वीडियो को देखते रहिएगा, घबराइएगा मत, डिटेल में बताएंगे। द्वीव को दो बोलते हैं, द्वितीय, जैसे संस्कृत में द्वितीय तृतीय। द्वीव का मतलब दो होता है। ध्रुव, ध्रुव, ध्रुव शब्द है, ध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव को अंग्रेजी में बोल रहे हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल, डाइपोल, पोल, पोल को हिंदी में ध्रुव बोल रहे हैं, जिसमें दो ध्रुव हों और ये दोनों ध्रुव बहुत कम दूरी पर स्थित हैं, बहुत थोड़े से दूरी पर। वैद्युत का मतलब जहाँ पॉजिटिव और निगेटिव की बात आए, जहाँ धन आवेश हो ऋण आवेश हो, वहाँ विद्युत शब्द पैदा होगा। विद्युत, जो ही विद्युत शब्द आए दिमाग में तुरंत बात घूमने लगेगी कि पॉजिटिव निगेटिव धन और ऋण आवेश की बात हो रही है। तो हम आपको बताने जा रहे थे कि वैद्युत द्विध्रुव है क्या। परिभाषा तो इसकी सीधी सी है। वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय है जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से बहुत कम दूरी पर स्थित होते हैं। ये सीधी सीधी परिभाषा है। इस परिभाषा को हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर पढ़ने में कमजोर बच्चा भी हो तो वह हमारी बात को अच्छी तरह से समझ ले। ये आप मत सोचिएगा कि इसमें द्वितीय बता रहे हैं तो डाइपोल बता रहे हैं। ये सारी बातें बताने का हमारा मकसद है कि इस परिभाषा को आप कैसे याद कर सकते हैं। डाइपोल, दो ध्रुव। डाई, डाई का मतलब दो होता है। रसायन विज्ञान में मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, ऑक्ट, नोन, डेक, ऐसे उसकी गिनती है। तो उसी में से डाई आया है, डाइपोल। डाई माने दो, पोल माने ध्रुव। इलेक्ट्रिक का मतलब विद्युत से है। तो वैद्युत द्विध्रुव का मतलब ऐसे दो ध्रुव जिनके ऊपर पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज हो। और शुद्ध शुद्ध परिभाषा, ये आपको एक तरीका बता रहे हैं याद करने का, लेकिन परिभाषा जब आप बोलेंगे तो उसकी शुद्ध शुद्ध परिभाषा ये होगी। दो वैद्युत द्विध्रुव क्या है? तो यह एक ऐसा निकाय है, सिस्टम है। निकाय का मतलब व्यवस्था, सिस्टम। जैसे बोलते हैं यह अच्छा सिस्टम नहीं है। सिस्टम शब्द जो है, निकाय शब्द है, अगर आपको कठिन लग रहा हो तो उसको व्यवस्था कह करके आप समझ सकते हैं। वैद्युत द्विध्रुव क्या है? तो यह एक ऐसा निकाय है जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से बहुत कम दूरी पर स्थित होते हैं। इसको चित्र के हिसाब से इस तरह से दिखाते हैं। यहाँ प्लस आवेश होता है, यहाँ माइनस आवेश हो गया। दो ध्रुव हो गए, एक पॉजिटिव वाला हो गया, एक निगेटिव वाला हो गया, डाइपोल हो गया। और ये दोनों बहुत कम दूरी पर स्थित होते हैं। यह वैद्युत द्विध्रुव का सिस्टम है। इनके बीच की दूरी 12 मानी गई है, जो बहुत ही कम है। तो वैद्युत द्विध्रुव क्या है? वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय है जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से बहुत कम दूरी पर स्थित होते हैं। अब आपको बताएंगे कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक कैसे प्राप्त करेंगे। तो ध्यान दीजिए, यह एक वैद्युत द्विध्रुव है। वैद्युत द्विध्रुव का मध्य बिंदु मान लीजिए O है। वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से R मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है। यहाँ यह पॉइंट P है। इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्राप्त करनी है। तो वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत द्विध्रुव के सिरे A पर
मान लीजिए प्लस क्यू कूलम का आवेश है, दूसरे सिरे बी पर सपोज कीजिए माइनस क्यू कूलम का आवेश है। वैद्युत द्विध्रुव ए बी है, इन दोनों के बीच की दूरी प्लस क्यू कूलम आवेश और माइनस क्यू कूलम आवेश के बीच की दूरी 2l होती है। चूंकि O मध्य बिंदु है इसलिए यह दूरी l होगी और यह दूरी भी l होगी। अब ख्याल कीजिए, हम मान ले रहे हैं कि बिंदु P पर प्लस क्यू कूलम आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 है। सपोज कीजिए वैद्युत द्विध्रुव के सिरे A पर स्थित आवेश प्लस क्यू कूलम के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 है और दूसरे सिरे B पर स्थित माइनस क्यू कूलम आवेश के कारण बिंदु P पर यहाँ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मान ले रहे हैं E2 है। बिंदु P पर कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम मान ले रहे हैं E है। यह एंगल मान लीजिए थीटा है। अब जो जीव विज्ञान के छात्र हैं अगर उनको दिक्कत महसूस होती होगी तो बता दे रहे हैं, ये संगत कोण कहे जाएंगे। यहाँ जो कोण बनेगा इस कोण का मान भी इसी कोण के बराबर होगा, यह भी थीटा होगा। इस कोण को भी हम थीटा माने हैं, यह कोण भी थीटा होगा। ख्याल कीजिए, माना वैद्युत द्विध्रुव ए बी के मध्य बिंदु O से r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P स्थित है जो निरक्षीय स्थिति में है। इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए मान लीजिए प्लस क्यू कूलम आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 है और दूसरे सिरे पर स्थित माइनस क्यू कूलम आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 है और बिंदु P पर कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है। अब ध्यान दीजिए, इस चित्र को, यह जो खाका है, यह जो चित्र है, यह जो डायग्राम है, इसको अलग हम बनाएंगे, अलग से इसका चित्र एक तैयार करेंगे। अब इसको अलग से बनाने के लिए आसानी से आप चित्र कैसे बना सकते हैं, ध्यान दीजिए। इस सिस्टम को उठा करके अलग हम रख रहे हैं। सिस्टम पर अगर आप नज़र डालें तो इस तरह से है, यह है। अब इसी को उठा करके हम यहाँ रखेंगे। तो इसको अच्छे तरीके से बनाने के लिए आप एक आयत खींचिए। यह तरीका इसलिए आपको बता रहे हैं कि चित्र आप आसानी से बना लें। इसके बाद इसको बिल्कुल बीच से काट दीजिए और इनके विकर्ण को मिला दीजिए, इसके भी विकर्ण को मिला दीजिए। अब देखिए, ये वाला जो पोर्शन है यह उठकर यहाँ आ गया। अब ठीक जैसे तीर का निशान यहाँ लगाए हैं लगा दीजिए, यहाँ लगाए हैं यहाँ लगा दीजिए, यहाँ आगे की तरफ जो लगाए हैं यहाँ लगा दीजिए, यहाँ जो कोण लिखे हैं यहाँ कोण लिख दीजिए, यहाँ E1 है E1 लिख दीजिए, यहाँ E2 लिख दीजिए, यहाँ E लिखे हैं E लिख दीजिए। अब ध्यान दीजिए, अब जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु P पर हमको ज्ञात करनी है उसके लिए E1 और E2 को AB के समांतर, वैद्युत द्विध्रुव AB के समांतर और वैद्युत द्विध्रुव AB के लंबवत घटकों में E1 और E2 को बांटेंगे। फिर से हमारी बात पर ध्यान दीजिए, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्राप्त करने के लिए E1 और E2 को वैद्युत द्विध्रुव AB के लंबवत और समांतर घटकों में तोड़ेंगे। तो तोड़ने पर पता चलता है
कि जो E1 का लंबवत घटक है वह आता है E1 साइन थीटा, और E2 का जो लंबवत घटक है यह आता है E2 साइन थीटा। और वैद्युत द्विध्रुव AB के समांतर E1 का इसका जो समांतर घटक है वह आता है E1 cos थीटा, और E2 का समांतर घटक भी आता है E2 cos थीटा। ख्याल कीजिए, E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा, E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा दोनों की दिशाएं विपरीत हैं। ध्यान दीजिए, E1 साइन थीटा की दिशा ऊपर है, E2 साइन थीटा की दिशा नीचे है, दोनों की दिशाएं विपरीत हैं। लेकिन जो समांतर घटक E1 cos थीटा और E2 cos थीटा है, दोनों की दिशाएं एक हैं। इसी रेखा पर दोनों को दिखाया गया, दोनों का समांतर घटक इसी पर है, दोनों की दिशाएं एक हैं। इसलिए बिंदु P पर, यहाँ पर यही पॉइंट है, ये वाला बिंदु P पर जब कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का कैलकुलेशन करेंगे, गणना करेंगे, तो सबको जोड़ेंगे। E1 cos थीटा, E2 cos थीटा, E1 sin थीटा, E2 sin थीटा। सच्चाई यही है कि सबको जोड़ेंगे, लेकिन चूंकि E1 sin थीटा और E2 sin थीटा की दिशाएं विपरीत हैं, और चूंकि ये वेक्टर के फॉर्म में हैं, तो वेक्टर में जब दिशा विपरीत होती है तो एक के पहले निगेटिव चिन्ह लगाते हैं, जिसको विपरीत वेक्टर बोलते हैं। तो E1 sin थीटा और E2 sin थीटा कट जाएंगे। क्यों कटेंगे? क्योंकि ये बराबर होंगे। अभी E1 sin थीटा, E1 और E2 का मान निकालेंगे तो दोनों का मान बराबर आएगा। इसलिए E1 sin थीटा और E2 sin थीटा जो लंबवत घटक हैं, ये आपस में कैंसिल हो जाते हैं, केवल E1 cos थीटा और E2 cos थीटा बचता है। अब मैथमेटिकल कैलकुलेशन आपको बता रहे हैं, और जितना ब्लैक बोर्ड पर लिख रहे हैं परीक्षा में बस उतना ही लिखना है, मेन पॉइंट अब निगमन में दर्शाएंगे। ध्यान दीजिए, माना वैद्युत द्विध्रुव माना वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से R मीटर की दूरी पर एक बिंदु P स्थित है, जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। यदि +Q कूलाम के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 तथा -Q कूलाम के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 हो, तब ध्यान दीजिए E1 इज इक्वल टू
1/4πε0 इंटू के इंटू क्यू बटा, अब ख्याल कीजिए प्लस क्यू कूलम आवेश के कारण E1 माने हैं, तो यह दूरी हमको चाहिए, बिंदु P पर पता करने जा रहे हैं। तो यह समकोण त्रिभुज है, यह दूरी R है, यह दूरी L है, समकोण त्रिभुज का यह कर्ण होगा। इसका मान आप निकालेंगे तो यह आएगा √R² प्लस L²। उसी तरह इधर भी इसका मान आएगा √R² प्लस L²। ये छोटी सी गणना है, इसमें कोई बहुत कठिन चीज नहीं है। तो अब यह जो E1 निकालने जा रहे हैं, यह किस सूत्र पर निकाल रहे हैं? तो सूत्र होता है E = 1/4πε0 के इंटू क्यू बटा R²। तो प्लस क्यू कूलम आवेश के कारण E1 = 1/4πε0 के इंटू क्यू बटा R, दूरी यह, तो √R² प्लस L² का होल स्क्वायर, या E1 = 1/4πε0 के इंटू क्यू बटा स्क्वायर करेंगे तो करनी हट जाएगी, R² प्लस L², यह E1 हो गया। इसी प्रकार E2 = 1/4πε0 के इंटू क्यू बटा R² प्लस L²। ख्याल कीजिए यह E2 है, इसको निकालेंगे तो इसका मान भी उतना ही आएगा जितना E1 का। सब कुछ वही है, आवेश माइनस क्यू है, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने में ऋण चिन्ह नहीं लेते हैं, क्यू ही होगा, और इसका भी वर्ग करेंगे तो करनी हट जाएगी। अब ख्याल कीजिए E1 और E2 दोनों की वैल्यू सेम है, यही बात वहां बता रहे थे कि E1 sin थीटा और E2 sin थीटा विपरीत है, दोनों का मान बराबर होगा, इसलिए वे बिंदु P पर निकालते समय कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उनका मान 0 हो जाएगा, वो कट जाएंगे। अब ध्यान दीजिए, अब बिंदु P पर कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E। अब यदि बिंदु P पर कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E हो, तब ध्यान दीजिए E हो तब E = E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। अब आप सोच रहे हैं कि E1 sin थीटा और E2 sin थीटा कहाँ चला गया? तो बार बार हम एक्सप्लेन कर रहे हैं कि इनकी दिशाएं विपरीत हैं और आपस में बराबर हैं, इसलिए कैंसिल हो जाएंगे, और E1 sin थीटा और E2 sin थीटा जो समांतर घटक हैं, इनकी दिशाएं एक हैं, इसलिए आपस में जुड़ जाएंगे। यही बिंदु P पर कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान भी होगा, इसलिए E = E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। अब यहाँ देखिए E1 और E2 बराबर हैं, तो E1 के जगह पर E2 लिख दीजिए, चाहे E2 के जगह पर E1 लिख दीजिए, तो हम E1 ही लिख दे रहे हैं, तो E बराबर हो जाएगा E1 cos थीटा प्लस E1 cos थीटा, चूंकि E1 = E2, तो हो जाएगा E = 2E1 cos थीटा। अब थोड़ा सा जीव विज्ञान के बच्चे ध्यान दें, cos थीटा का मान हम यहां से निकालेंगे, यहीं से हम निकालेंगे cos थीटा का। इस समकोण त्रिभुज पर ध्यान दीजिए, यह थीटा है, तो cos थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, तो आधार L है और कर्ण √R² प्लस L² है, तो इसको हम यहाँ पुट करेंगे और E1 का मान भी रखेंगे, तो E1 का मान है 2 जब कहते हैं E1 के जगह पर 1/4
4 पाई एप्सिलॉन 0 के इनटू क्यू बटा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, यह E1 का मान हो गया। और कास थीटा का मान होगा, यहां से ले रहे हैं आधार बटा कर्ण, तो कास थीटा की जगह पर हो जाएगा आधार यल, यह यल है, और यह कर्ण अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब इसी को सॉल्व कर देना है, तो E इज इक्वल टू 2 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू क्यू यल बटा, अब ध्यान दीजिए, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, अंडर रूट हटाएंगे इसका घात 1/2 होगा। नहीं जानते हैं जीव विज्ञान के बच्चे तो ये हल्की गणित है, जान लें। करणी हटाएंगे किसी पर, किसी के करणी में कोई चीज है, अब ए करणी में है तो ए को अगर हम करणी हटा करके लिखना चाहें तो 1/2 लिखेंगे। 1/2 का मतलब करणी को संकेत करेगा। तो उसी तरह से इसकी करणी जब हम हटाएंगे तो हो जाएगा इसका घात 1/2, तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर और इनटू इसको हम कह सकते हैं 1/r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का घात 1/2। अब गुणा में घात जोड़ा जाता है, इसको जोड़ दीजिए। E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू 2QL बटा, इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो घात हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का, इसका घात 1 है, इसका 1.5, 1 और 1.5 हो गया 1 और इसका घात 1 और आधा, 1.5 नहीं, इसका घात 1 और आधा यानी 1.5, 1.5 का मतलब 3/2, 1 धन 1/2 बराबर 3/2। अब एक चीज ख्याल कीजिए, अब चित्र पर ध्यान दीजिए, यह आर है और यह यल है। चित्र में देखने से भी आपको लग रहा है कि आर यल की तुलना में बहुत बड़ा है। इसी को दूसरे तरह से भी बोला जाता है कि यल आर की तुलना में बहुत छोटा है। आर का मान एल की तुलना में बहुत बड़ा है, तो जब आर स्क्वायर करेंगे तो उसका मान और ज्यादा होगा। अब इस चीज को हम यहां दिखाएंगे, चूंकि R इज वेरी वेरी ग्रेटर देन L, R बहुत बहुत बड़ा है L से, इसलिए R स्क्वायर की तुलना में L स्क्वायर को नगण्य माना जा सकता है। नगण्य माना जा सकता है, नगण्य मानने का मतलब कि उसको अब शून्य कर दीजिए, उसका कोई मतलब नहीं। तो जब शून्य कर देंगे तो अब इस चित्र को थोड़ा सा हम मिटा रहे हैं, जगह नहीं है, इसको मिटाएंगे। ध्यान दीजिए, तो E इज इक्वल टू हो जाएगा, जब नगण्य मान लेंगे L स्क्वायर को, तो E इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू 2QL बराबर होता है P, तो 2QL की जगह पर P लिख दिए। L स्क्वायर जब नगण्य हो जाएगा तो R स्क्वायर का घात हो जाएगा 3/2, तो 2 से 2 यह कट गया। E इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू P/R3, या E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू P/R3, जहां K इज इक्वल टू 1 निर्वात या वायु
के लिए यह आपका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक है। अब इसको नोट कर लीजिए, और कहीं कोई समझने में दिक्कत होगी तो कमेंट करके फिर पूछ लीजिएगा।